हमारे खास प्रोग्राम हेलो परवाज में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। आज हम बात करेंगे स्ट्रोक और पैरालिसिस की। आमतौर पर पैरालिसिस या लकवा को लोग बीमारी समझते हैं, लेकिन आपने देखा होगा पैरालिसिस का अटैक तभी पड़ता है जब मरीज को ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज होता है। दरअसल ब्रेन स्ट्रोक एक इमरजेंसी है जिसे ब्रेन अटैक भी कहा जाता है। ब्रेन स्ट्रोक में मरीज के दिमाग की किसी नस में क्लॉटिंग या ब्लॉकेज होने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। क्योंकि ब्रेन ही पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है, इसीलिए जिस्म के कुछ हिस्सों पर इसका सबसे ज्यादा असर होता है। तो आज जानेंगे स्ट्रोक क्या है और कैसे होता है, और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं स्ट्रोक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर दिनेश मोहन चौधरी। आपका वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अगर स्ट्रोक से जुड़ा आपका कोई सवाल है या फिर पैरालिसिस से जुड़ा सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ कोरोना वायरस से भी जुड़ा सवाल आप हमसे कर सकते हैं। डॉक्टर दिनेश, जैसे कि आज बात करेंगे हम स्ट्रोक और पैरालिसिस की। अगर हाल ही की बात करें तो हम स्ट्रोक के बारे में बहुत ज़्यादा सुनते हैं, तो पहले ये जानना ज़रूरी है, जो हम ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं या स्ट्रोक कहते हैं तो हम किस मेडिकल कंडीशन को कहते हैं? जरूर। देखिए, ब्रेन स्ट्रोक को एक सडन ब्रेन डैमेज कहा जाता है जिसमें कुछ सेकंड्स या मिनटों के लिए या तो क्लॉट की वजह से खून ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है, या तो एक्सेस ब्लड प्रेशर होने की वजह से या किसी दूसरी वजह से खून ज़्यादा बह जाता है। दोनों ही कंडीशंस में कुछ सेकंड्स के लिए या इवन मिनटों के लिए ब्रेन सेल्स को पूरी तरह से ऑक्सीजन और ग्लूकोज नहीं मिल पाता है। अच्छा। जब ये नहीं होता है तो वहाँ की सेल्स फंक्शन नहीं कर पाती हैं। एंड जैसे कहा जाता है कि ब्रेन एक मास्टर है पूरी ऑर्केस्ट्रा का। बिल्कुल। और जब वो ब्रेन के कुछ एरियाज अगर काम नहीं करते हैं तो वो हमें सिम्टम्स की तरह बाद में पता चलते हैं। अच्छा। तो जिसमें काफ़ी हद तक पैरालिसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पैरालिसिस एक सिम्टम है और ब्रेन स्ट्रोक उसकी बीमारी है। जी, आमतौर पर ये जो स्ट्रोक होता है ये किस वजह से होता है? इसकी कोई खास वजह या कोई किसी खास बीमारी के कुछ मरीज होते हैं उनको ज़्यादा होता है, क्यों होता है ये? बिल्कुल। देखिए, ये जानने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि किस तरह के स्ट्रोक होते हैं। स्ट्रोक या तो इश्केमिक होता है जिसमें क्लॉट बनने की वजह से स्ट्रोक होता है, या तो हेमरेजिक होता है जिसमें खून ज़्यादा बह जाने की वजह से होता है। अगर ये इश्केमिक है जो मोस्ट कॉमन होता है क्लॉट बनने की वजह से, 85% ऑफ द स्ट्रोक्स जो होते हैं वो क्लॉट बनने की वजह से होते हैं, और बचे हुए 15% जो है वो खून के बहने की वजह से होते हैं। जो इश्केमिक स्ट्रोक्स हैं उनमें बहुत ज़्यादातर, जैसे आपकी एज एडवांस करती है 80-90 साल से ऊपर उम्र होने के बाद, साथ में अगर ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, अगर आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई हैं, रेगुलर एक्सरसाइजेस नहीं हैं, BMI काफ़ी आपका हाई है, और अगर साथ में आपको कार्डियक कंडीशन है, सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पॉर्टेंट है कार्डियक या हार्ट की कोई बीमारी। अच्छा। क्योंकि अभी जितनी रिसर्च हो रही है उसमें और पाया जा रहा है कि ज़्यादातर स्ट्रोक कहीं ना कहीं किसी भी वजह से अल्टीमेटली वो हार्ट पेशेंट से ही रिलेटेड होते हैं। हम और भी इस पर बात करेंगे आगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब से बात करनी जी, वालेकुम सलाम। बताएं, आपको वो सुन रहे हैं, सवाल पूछे। मेरा सवाल यह है कि इस वक्त जो कोरोना वायरस है इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है, और वादी कश्मीर से मैं बात कर रहा हूँ जी। और वादी कश्मीर में कोरोना वायरस के अभी ज्यादा केसेस नहीं है, इसके लिए हम थोड़ा सा सही फील कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी यहाँ पे बंद कर दिए गए हैं, और जो बच्चे स्कूल जाते थे वो भी सब कुछ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उस आज गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर आया है कि उसमें भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी अवॉइड करे लोग जाना। तो मेरा सवाल ये है, और यहाँ अभी बारिश भी हो रही है, तो सर्दियों में किन चीजों का एहतियात किया जाए ताकि कोरोना वायरस से बचा जा सके? और यहाँ पे अफवाह अभी सोशल नेटवर्किंग फेसबुक में अभी देख रहा था कि टच करने से भी कोरोना वायरस का जो शिकार है मरीज, तो उसे अगर टच करेंगे तो उससे भी प्रिकॉशंस हो सकते हैं, किस तरह से कोरोना से बच सकते हैं। तो अगर जो हमारे इनके अलावा भी हमारे बहुत सारे व्यूअर्स होंगे तो जो जानना चाहते हैं कि क्या प्रिकॉशंस यानी क्या एहतियात हो सकती है, तो अगर आप एक बार बता दें। जरूर जी। देखिए, आपने कश्मीर से फ़ोन किया था, बट घबराने की कोई बात नहीं है। ह्यूमैनिटी ने इससे पहले काफ़ी सारे वायरसेस के एपिडेमिक्स, पैंडेमिक्स झेले हुए हैं। जैसे अगर कुछ सालों पहले की बात करें तो सार्स, मर्स, कुछ ऐसी बीमारियां थी जिसकी मॉर्टेलिटी यानी कि जिसमें हाई रिस्क ज़्यादा था, वो भी काफ़ी अच्छे से हैंडल हुए थे।
जी। लेकिन कोरोना वायरस एक ऐसा है कि ज़्यादा अवेयरनेस होने की वजह से इसकी जो स्प्रेडिंग रेडियस है वो भी ज़्यादा है और लोग थोड़े पैनिक ज़्यादा कर रहे जी। हैं। लेकिन ये काफ़ी हद तक मैनेजेबल डिसीज़ है। ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर कोरोना वायरस से इन्फेक्शन हुआ भी तो आप उससे बहुत ज़्यादा गंभीर तरीके से कुछ आप पे इफेक्ट ना भी दिखें। तो इसमें आप जो कर सकते हैं, एक पब्लिक गैदरिंग्स में अवॉइड करे जाना सबसे इम्पोर्टेंट। जैसे आप कह रहे थे कि छूने से, तो ज़रूरी नहीं है छूने से, लेकिन अगर किसी को सिम्टम्स है, बिल्कुल, अगर आप 1 मीटर का डिस्टेंस बना के रखें, पर्टिकुलरली उन लोगों से जिनको पहले से कोई बुखार है या जो पहले से स्नीजिंग या कफ कर रहे हैं। और सबसे आसान तरीका आज ही WHO ने और हर जगह वो बताया है, हैंड वॉशिंग फॉर्मुलेशंस बनाए जा रहे हैं, जिसमें अगर किसी भी फॉर्मुलेशन में अल्कोहल की मात्रा 90% एंड अबव आपके पास है, उसे 10 से 15 सेकेंड तक अपने हाथों पे ज़रूर रखें। काफ़ी हद तक आप सेफ रहेंगे। और सबसे ज़रूरी, पूरी कम्युनिटी में ये बताइए, जब भी कोई खांसे या छींके तो अपनी कोहनी में उसे खांसे या छींके, हाथों पे भी नहीं, क्योंकि आप अपनी कोहनी को बाद में नहीं टच करेंगे, बट हाथों को आप टच कर सकते हैं। तो अपने हाथों से चेहरे को छूना आप अवॉइड करें, थोड़ा सा पब्लिक गैदरिंग से दूर रहें और कोशिश करें कि हॉट वाटर या सोप से अपने हाथ रेगुलरली क्लीन करें या कोई अल्कोहल बेस्ड फॉर्मुलेशन से उन्हें अच्छे से। मास्क का क्या रोल है? मास्क लगाना कितना जरूरी है जिन लोगों को कोरोना नहीं है? ओके, देखिए ऐसा है, कोरोना की जो साइज है वो काफ़ी वायरसेस से कंपेयर्ड में काफ़ी बड़ी है, तो कोई भी मास्क इसमें अच्छा प्रोटेक्शन दे सकता है। लेकिन उसे अच्छी तरह से बांधना बहुत ज़रूरी है। तो इसके काफ़ी सारे गाइडलाइंस है कि कोई एयर लीक ना हो, कि जिससे कोई अंदर एंट्री हो सके। और मास्क बहुत ज़रूरी तभी है जब आप बाहर जा रहे हैं। बेहतर है आप घर में अपने आप को कन्फाइंड रखें, ताकि आपको ज़्यादा मास्क यूज़ ना करने पड़े और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखिए। बिल्कुल, सबसे ज्यादा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हाइजीन आपका सही रहे, ठीक रहे। जैसे आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रोक की, आपने हमें बताया कि किस वजह से स्ट्रोक होता है, लेकिन स्ट्रोक क्या अलग अलग तरह का भी होता है? इसके भी टाइप्स होते हैं? हाँ, देखिए जैसे एक तो खून की कमी से और एक खून ज़्यादा बहने से, ये उसके दो बड़े टाइप्स हैं और उनका मैनेजमेंट उस हिसाब से पूरी तरह से अलग होता है। अगर खून की कमी से है तो उसमें ज़्यादातर 40 से 50% तक हार्ट की वजह से, बहुत बार ये होता है कि हार्ट एक मशीन है जो पंप कर रही होती है एक मोटर की तरह, और वो यहाँ से पाइपलाइन से कनेक्टेड है आपके ब्रेन से। तो इस सिस्टम में कहीं पे भी अगर ब्लॉक होता है तो उसकी वजह से आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। तो जिस तरह से अगर हार्ट की बीटिंग रेगुलर नहीं होती है तो भी एक रिस्क फैक्टर होता है कि उसमें हार्ट में कोई क्लॉट बने जो ऊपर तक जाए और ब्रेन में उसके सिम्टम्स दिखाए। या हो सकता है कि आपके यहाँ पे कैरोटिड वेसल्स होते हैं जो कनेक्शन है ब्रेन और हार्ट का, उनमें कोई कोलेस्ट्रॉल की वजह से बड़ी सी एक वहाँ पे क्लॉट बन सकता है जो बाद में प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रोक मैनिफेस्ट कर सकता है। तो स्ट्रोक के इन्हीं अलग अलग टाइप्स होते हैं, उस हिसाब से उनकी मैनेजमेंट भी अलग अलग होती है। हम इसके सिम्टम्स की बात भी करेंगे, जानेंगे कि हम इसे कैसे पहचानें, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले इनका सवाल लेते हैं। हेलो 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 मैडम जी, बताएं क्या सवाल है? स्ट्रोक के बारे में है जी, बताएं, सवाल बताएं। सवाल ये है कि मुझे 8 साल पहले ब्रेन स्ट्रोक होके लेफ्ट साइड पैरालाइज हुआ था। उस वक्त यूरिनेशन बहुत हुआ, बहुत यूरिन निकला। अच्छा। उसके बाद कुछ ट्रीटमेंट करा के वो तो हालत तो ऐसी है कि अब मैं अपने से उठ खड़ा नहीं होता, अपने से नहीं चल सकता, किसी की मदद से वाकर लेके थोड़ा उठ खड़ा होता हूँ, चलता फिरता हूँ। और ये है कि उस वक्त रातों में, दिन में उतना नहीं, रात में यूरिनेशन बहुत होता है। एवरी आवर में एक बार यूरिनेशन होता है। जी जी, ठीक है। जैसे इनका सवाल था कि इनको ब्रेन अटैक हुआ था, स्ट्रोक आया था,
और अभी 8 साल हो चुके हैं, जैसे अभी की अगर हम बात करें तो अगर अभी किसी को इस तरह से होता है तो इसका इलाज मुमकिन है, लेकिन जैसे 8 साल पहले इन्हें हुआ है तो उसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, ठीक हो सकते हैं? अगर ठीक हो सकते हैं तो कितने % ठीक हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए आपको लेफ्ट साइड की वीकनेस थी, इसका मतलब हो सकता है कि आपको जो स्ट्रोक हुआ था वो आपके राइट हिस्से में हुआ था, और ये माना जाता है कि जो लेफ्ट ब्रेन का स्ट्रोक होता है वो ज़्यादा बुरा होता है, क्योंकि उसमें आपकी बात करने की, सोचने की क्षमता भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। जबकि अगर आपका राइट साइड का स्ट्रोक है तो आपके सिर्फ ऊपर के हाथ और पैर, अपोजिट साइड जो लेफ्ट साइड है, उनमें दिक्कत आती है। अब जब 8 साल हो जाते हैं तो ब्रेन में वो जो डैमेज्ड एरिया है वो रिकवर नहीं होता है, लेकिन उसके जो आसपास वाला एरिया है वो उसका फंक्शन सीखना शुरू करता है। तो जैसे ही स्ट्रोक बढ़ता है उनमें जिस साइड का पैरालिसिस होता है उसमें अकड़न आनी शुरू होती है, जिसको स्पैस्टिसिटी कहते हैं, और जिस अकड़न की वजह से आप शायद चल नहीं पा रहे होंगे या आप ज़्यादा मोबिलिटी नहीं कर पा रहे होंगे, तो इसके लिए आप एक अच्छी फिजियोथेरेपी 8 साल बाद उसका ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो बहुत ज़्यादा अकड़न है तो आप उनमें बोटॉक्स ट्राई कर सकते हैं। आजकल बोटॉक्स इंजेक्शंस आए हैं जिसमें अगर आपकी पावर अच्छी है तो उस अकड़न को कम करा के आपको थोड़ा मोबिलाइज करा जा सकता है। यूरिन की प्रॉब्लम ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वो स्ट्रोक से रिलेटेड हो, वो आपको हो सकता है कोई प्रोस्टेट रिलेटेड बीमारी हो जिसकी वजह से बार बार छोटी छोटी क्वांटिटी में यूरिन आ रहा है, तो एक प्रोस्टेट की जांच आप जरूर करवा सकते हैं। यानी कि फिजियोथेरेपी कहीं ना कहीं इनकी बहुत ज्यादा मदद कर सकती है। बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है? जी, मेरी फूफी का 4 साल पहले स्ट्रोक आया था लेफ्ट साइड में। अब उसका और एक बार स्ट्रोक हो गया है परसों, पिछले महीने। अब वो बात भी नहीं कर रही है, तब से ट्रीटमेंट चल रहा है अभी। ठीक है जी। देखिए इन्हें 4 साल पहले एक स्ट्रोक हुआ था, अभी कुछ दिनों पहले भी एक हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इन्हें कोई तो रिकरेंट स्ट्रोक की वजह है। और जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे, हार्ट की जो बीमारियां होती हैं, जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन हो गई या कोई ऐसी वजह जो यहाँ पे एक क्लॉट है जो अल्सरेटेड है, जिनसे एक स्ट्रोक बार बार आ सकता है, तो इन्हें रिकरेंट कॉजेस ऑफ स्ट्रोक कहते हैं। जैसे ही आपको पहला स्ट्रोक आए, कुछ जांच करनी होती है जिससे आप पता कर सकते हैं क्या जो पहले स्ट्रोक आया है वो बाद में भी आ सकता है। एक्चुअली ऐसा होता है कि अगर आपको एक स्ट्रोक आया है तो चांसेस ज़रूर है कि आपको लाइफ में बाद में भी स्ट्रोक आ सकता है। तो पहले स्ट्रोक के बाद खून पतला करने वाली दवाइयाँ आप पहले से ही ले रहे होते हैं और लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर चुके होते हैं, लेकिन अगर वो वजह जैसे हार्ट से रिलेटेड है तो उसमें फिर भी चांस बना रहता है कि आपको स्ट्रोक हो सकता है। ऐसे में आपको उस वजह को ढूंढना है और उस वजह की ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है। बहुत ज्यादा जरूरी। अगर ये इर्रेगुलर बीटिंग ऑफ हार्ट की वजह से हो रहा है तो इस चीज को एक एंटीकोएगुलेशन और रेट कंट्रोल मेडिसिन होती हैं जो शुरू करने से अगले तीसरे स्ट्रोक का रिस्क कम करा जा सकता है। जी। वहीं अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसके क्या सिम्टम्स होंगे, हम इसे पहचानेंगे कैसे? अगर किसी को स्ट्रोक हो रहा है, उस वक्त आ रहा है, तो उस टाइम क्या हम देखेंगे, किस तरह के सिम्टम्स हमें नजर आएंगे? या फिर अगर किसी को स्ट्रोक की शुरुआत हो रही है, आने वाला है, कुछ टाइम अभी है, तो उसमें किस तरह के सिम्टम्स होंगे? बिल्कुल। देखिए, स्ट्रोक के लिए वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन ने एक एक्रोनिम बताया है जो है बी फास्ट। बी फास्ट का मतलब है BEFAST। बी फॉर बैलेंस, कि अगर कहीं चलते हुए आपको लड़खड़ाहट हो रही है। अच्छा। ई फॉर आइज, कहीं आपको आंख से धुंधला दिखाई दे रहा है या दो चीजें दिखाई दे रही है। या एफ फॉर फेस, कि अगर आपको फेस में आपका चेहरा एक साइड की तरफ मुड़ रहा है या बात करने में दिक्कत हो रही है, बिल्कुल। या ए से आर्म है, किसी भी हाथ की अगर आपको हैंड ग्रिप में कमजोरी लग रही है। या फिर एस से स्पीच है, जिसमें आप बोलते हुए लड़खड़ाहट हो रही है। अच्छा। तो अगर ये सिम्टम्स आपको है तो टी इज फॉर टाइम। अगर इन पांचों में से आपको कोई सिम्टम हो रहा है तो यू शुड रश टू द हॉस्पिटल। आपको बिल्कुल ही डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में जल्द से जल्द पहुंचना है, क्योंकि ये दर्शाता है कि आपको स्ट्रोक शायद हो रहा है या उसकी शुरुआत है। और जितना जल्दी आप हॉस्पिटल तक पहुंचेंगे उतना कम ब्रेन को डैमेज होने की संभावना होगी। इसीलिए
जिस तरह से एक्रोनिम है बी फास्ट, जैसे ही आप अगर लगे स्ट्रोक हो रहा है, आपको फास्ट होना पड़ेगा और आपको बहुत फास्ट जल्द से जल्द हॉस्पिटल तक पहुंचना चाहिए। जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं, पहले इनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? लगता है किसी वजह से कॉलर के साथ हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा। जैसे आपने बताया कि अगर किसी को स्ट्रोक हो रहा है या होने वाला है तो उसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या स्ट्रोक ऐसा भी होता है जिसके कोई सिम्टम्स नहीं है? जिसे इसके लिए काफ़ी एक टर्म यूज़ करी जाती है जिसे कहते हैं स्ट्रोक कैमिलियन, जिसे कहते हैं जैसे गिरगिट की तरह एक स्ट्रोक प्रेजेंट कर सकता है। अच्छा। कि जो मैंने चीज़ें बताई या जो टिपिकल सिम्टम्स होते हैं स्ट्रोक के, वो ना हो के पेशेंट को सिर्फ याददाश्त में तकलीफ हो सकती है, पेशेंट कंफ्यूज्ड हो सकते हैं, या तो सिर्फ सिर में दर्द हो सकता है, कुछ ऐसे सिम्टम्स कि जो आपको स्ट्रोक की तरफ नहीं डायरेक्ट करते। लेकिन अगर आप टाइमली डॉक्टर्स के पास पहुंचते हैं और वो उन्हें पूरी तरह से न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करने में पाया जा सकता है कि उन्हें किसी तरह का स्ट्रोक हो रहा है। अच्छा। तो ऐसे स्ट्रोक्स को स्ट्रोक कैमिलियन कहते हैं या कोवर्ट स्ट्रोक होते हैं। एक किस्म के स्ट्रोक होते हैं जिन्हें मिनी स्ट्रोक कहते हैं या TIA कहते हैं। अच्छा। जो स्ट्रोक की कुछ सिम्टम्स की शुरुआत होती है, जैसे मैंने बताया बी फास्ट, या आपको लड़खड़ाहट हुई चंद मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए हुई, लेकिन जैसे ही कुछ घंटे हुए पेशेंट नॉर्मल हो जाते हैं, तो वो एक वार्निंग साइन होती है कि आपको मिनी स्ट्रोक हुआ है। अच्छा। कहीं तो ऐसा ब्लॉकेज हुआ कि जो आपके ब्लड प्रेशर के ठीक होने की वजह से वहां से निकल गया और रीएस्टैब्लिश हो गया ब्लड फ्लो। बट ये एक वार्निंग होती है कि आपने ज़रूर अपने स्ट्रोक रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स की स्क्रीनिंग करानी है और डॉक्टर से मिलना है। जी बिल्कुल, और भी बात करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है आपका? जी, मेरे फादर को 2-2.5 महीने पहले स्ट्रोक आया था। उनका लेफ्ट साइड थोड़ा वीक है और मगर अब कुछ टाइम हो गया वो बोल रहे हैं कि मुझे काफी अपडाउन है इस साइड से, कंट्रैक्टेड रहते हैं मसल्स, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जी। काफ़ी वाजिब सवाल है और ये ज़्यादातर लोगों को इस चीज़ के बारे में पता नहीं होता है। जब भी आपको किसी भी वजह से पैरालिसिस हो, चाहे वो ब्रेन स्ट्रोक हो या कोई और वजह हो, कुछ महीनों बाद वहाँ के जो मसल्स होते हैं वो बिल्कुल ही कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में चले जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें हिलाना मुश्किल हो जाता है, जिसको हम स्पैस्टिसिटी कहते हैं, पोस्ट स्ट्रोक स्पैस्टिसिटी। इसकी काफ़ी अच्छी ट्रीटमेंट हो जाती है अगर आप उन्हें बोटॉक्स के इंजेक्शंस लगाते हैं। जबकि जिस मसल में आपको कॉन्ट्रैक्शन होते हुए लग रहे हैं वो आप अपने पास किसी भी न्यूरोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करिए और हो सकता है कुछ ओरल फॉर्म में आपको पहले वो बैक्लोफेन जैसी दवाइयाँ दी जाए और उसके बाद आप बोटॉक्स के बारे में सोच सकते हैं। बोटॉक्स इंजेक्शंस काफ़ी अच्छे तक क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ा देते हैं अच्छी तरीके से। 6 से 8 महीने तक उससे असर ज़रूर रहता है, हो सकता है उसके बाद आपको वो रिपीट भी करने पड़े। अच्छा, जैसे स्ट्रोक की हम बात कर रहे हैं तो स्ट्रेस की जो है आजकल वो बहुत ज़्यादा है, लोगों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देखा जा रहा है, तो स्ट्रेस का क्या स्ट्रोक से कुछ लेना देना है? काफ़ी हद तक है। देखिए, स्ट्रेस अपने आप में मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, कोई फिजिकल स्ट्रेस है, एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस हैं, तो हर स्ट्रेस अपनी तरह से कंट्रीब्यूट करता है। पर्टिकुलरली मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन पाया गया है आपका स्ट्रोक होने में 6 में से 1 पेशेंट वुड हैव अ रीज़न जो स्ट्रोक या डिप्रेशन से रिलेटेड हो या स्ट्रेस से रिलेटेड हो। एयर पोल्यूशन है जो एक एनवायरमेंटल स्ट्रेस, बिल्कुल इनसे पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं जो आपके ब्रेन में वेसल्स से जाके उससे ब्रेन स्ट्रोक भी करा सकते हैं, आपका रिस्क ऑफ हैविंग अ स्ट्रोक काफ़ी हद तक बढ़ा देते हैं। तो हर तरह से इन सारे चीज़ों को, स्ट्रेस को, पर्टिकुलरली जो मेंटल स्ट्रेस है और डिप्रेशन है, इनको आप अच्छी तरह से काउंसलिंग करके लोगों से मिल के कम कर सकते हैं। जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? जी मैम, मुझे ये बताइए कि कभी कभार अगर इंसान की मसरत हो जाती है ना, मतलब खुश होता है, क्या उस टाइम भी स्ट्रोक की? अच्छा, हेलो जी जी बताएं।
क्या उस टाइम भी दबाव पड़ सकता है इंसान को? जी, इनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं थी, लेकिन फिर भी जो इनका सवाल समझ में आया, यही जानना चाहते हैं कि जब इंसान बहुत ज़्यादा खुश होता है तो क्या उस वक्त भी ऐसा हो सकता है, स्ट्रोक पड़ सकता है? देखिए, ऐसा चांस बहुत कम होता है। बेसिकली किसी भी तरह की सडन एक्टिविटी हो, चाहे आपका वो एक्सरसाइज हो या सडन नेक को जर्क दिया जाता हो, इन सारी चीज़ों से स्ट्रोक कभी हो सकता है। लेकिन इमोशनल स्ट्रेसेस जो अचानक से होते हैं, उनमें स्ट्रोक का ज़्यादा परिणाम नहीं देखा जाता है। ये स्ट्रोक जो होता है, अगर आप कंटिन्यूसली स्ट्रेस्ड आउट है या कंटिन्यूसली आप एक मेंटल डिसीज से गुजर रहे हैं, तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स 1 ईयर वो बिल्डअप होता है एंड दैट कैन लीड टू अ स्ट्रोक लेटर ऑन। जी, जैसे स्ट्रोक जो है हम हाल ही के सालों में ज़्यादा सुन रहे हैं स्ट्रोक के बारे में, तो ये पहले भी होता था या कम होता था, अब ज़्यादा होने लगा है? क्योंकि लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, लोग ख्याल नहीं रखते अपना खाने का, सोने का, तो इसकी वजह से ज़्यादा हो रहा है। बिल्कुल, देखिए अभी एक काफ़ी प्रमाणित मेडिकल जर्नल में बड़ी स्टडी हुई थी, पिछले 25 सालों में देखा गया है जो स्ट्रोक का प्रिवेलेंस है, जो रिस्क है स्ट्रोक का, आने वाले समय में 25% होने वाला है। अच्छा। इसका मतलब है 4 लोगों में से किसी एक को स्ट्रोक अपनी लाइफ में ज़रूर होगा। तो ये इतना बढ़ा इसलिए है क्योंकि मॉडर्न लाइफस्टाइल, स्ट्रेसेस काफ़ी बड़े हैं, और साथ में स्ट्रोक की जो डायग्नोसिस है, बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज आई है। सिटी स्कैन पहले थे, फिर MRI आए है, उसके बाद अभी DSA लैब है। तो और अवेयरनेस ज़्यादा, वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशन से अवेयरनेस ज़्यादा बड़ी है, जैसे हम आज डिस्कस कर रहे हैं, और लोग अवेयर होंगे तो इसको पहचाना ज़्यादा जा रहा है। पहले ये होता था, लोगों को स्ट्रोक होने के बावजूद वो पहचाने या डायग्नोज नहीं होते थे, और बिल्कुल, तो और वो नोटिस नहीं हो पाते थे। तो अभी जैसे डेटा बढ़ रहा है, वैसे स्ट्रोक एक बड़ी बीमारी की तरह उभर रहा है, और इन्हें एक वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की तरह इसे देखा जाता है कि दुनिया में जो जैसे कोरोना है वो फैलेगा, बट स्ट्रोक जैसी बीमारियां जो फैलती नहीं है लेकिन फिर भी 25% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल बी अफेक्टेड, मतलब काफ़ी हद तक इसका असर ज़रूर दिखेगा। जी, जानेंगे कि इसके लिए प्रिकॉशन क्या हो सकता है, कैसे इससे बच सकते हैं, इसके लिए आपकी टिप्स क्या हैं। लेकिन एक कॉलर हमारे साथ है, पहले इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो, जी बताएं, क्या सवाल है? मैडम, मेरे को एक न्यूरो डिसऑर्डर के बारे में डॉक्टर साहब से पूछना था। जी बताएं। जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है? सवाल है डॉक्टर साहब से, मैडम न्यूरो डिसऑर्डर में एक प्रॉब्लम आती है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, तो उसके बारे में डॉक्टर साहब से पूछना था कि उसमें एक टाइप है LGMD-AR, उसके बारे में पूछना था कि उसका ट्रीटमेंट अभी है कि नहीं है। ठीक है, देखिए, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अपने आप में एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें अभी भी रिसर्च हो रही है। LGMD इज़ लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं और उस हिसाब से उसकी अलग अलग प्रेजेंटेशंस होती है। लेकिन अभी मेडिकल साइंस में इसकी जो इलाज है वो मोस्टली सपोर्टिव है, उसमें कोई ऐसी नई मेडिसिन अभी तक नहीं आई है कि जिससे इस डिसीज़ को रिवर्स करा जा सके। ये एक जेनेटिक कंडीशन होती है जिसमें आपकी मसल्स बिल्कुल ही तरह से डिस्ट्रॉफिड हो जाती है। इसमें आप अपने विटामिन लेवल्स अच्छे करा सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट लेवल्स अच्छे रख सकते हैं, सपोर्टिव ट्रीटमेंट ज़रूर कराई जा सकती है, लेकिन इसमें अभी तक कोई एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। जी, अच्छा, ये स्ट्रोक से बच कैसे सकते हैं, क्या प्रिकॉशन हो सकते हैं? हमारी लाइफस्टाइल है, उसमें कुछ बदलाव लाएं, क्या करें? बिल्कुल, देखिए, पर्टिकुलरली दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, 33% जो ब्रेन स्ट्रोक्स होते हैं वो पोल्यूशन से कहीं ना कहीं रिलेटेड होते हैं। अच्छा। तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है। इसलिए जब आप खुद कोशिश करें कि पोल्यूशन को कम करा जाए, या जब आप बाहर जा रहे हैं तो मास्क का यूज़ करा जा सकता है, पर्टिकुलरली जब सर्दियों का सीज़न हो जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा होता है। अपना स्ट्रेस लेवल कम रखिए,
रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, कम से कम हफ्ते में 5 दिन 20 घंटे की एक्सरसाइज। इसमें यह है, अगर आप ज़्यादा बुजुर्ग हैं तो आप सिर्फ वॉकिंग करें, लेकिन ज़रूर आप मोबिलाइज करें अपने आप को। और जो यंग है वो ज़रूर थोड़ा स्ट्रेनस एक्सरसाइज करें, जिसमें कि हार्ट बीट थोड़ी आपकी बढ़े, और उस हिसाब से 20 से 25 मिनट पर डे कम से कम 5 दिन एक हफ्ते में आप ऐसा एक्सरसाइज करें। डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें आपको काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन्स मिल रहे हो, कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा थोड़ी सी कम हो तो बेहतर है। और जितना आप फास्ट फूड, जैसे अभी हाल फिलहाल में जो स्ट्रोक बढ़ रहा है, इसकी एक वजह ये भी है कि हम ऑर्गेनिक फूड कल्चर से एक फास्ट फूड कल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जिसकी वजह से जो अच्छी तरह से डाइजेस्ट होने वाला फूड था वो हम ज़्यादा कंज्यूम नहीं करते हैं, और जो हमारी सेहत के लिए खासकर नुकसानदेह है, बिल्कुल, वो ज्यादा हम खा रहे हैं। बिल्कुल। और इसमें एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट है डाइट में, विटामिन B12 काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर आपके विटामिन B12 लो है तो बॉडी में एक तत्व होता है होमोसिस्टिन, जो ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे खून गाढ़ा हो जाता है। और हमने भी इस पे काफ़ी रिसर्च की है। अगर आपका होमोसिस्टिन ज़्यादा बढ़ा है, B12 बहुत कम है, तो स्ट्रोक आने का आपका रिस्क काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, चाहे आपकी उम्र यंग एज हो या ओल्डर एज हो। सो अपने विटामिन B12 को अच्छा रखें, अच्छे हद तक उसके सोर्सेस फूड के ज़रिए लेते रहें, और स्ट्रेस ना करें, एक्सरसाइज रेगुलरली करें। साथ में अपने हार्ट की कंडीशन को थोड़ा पहचानने की कोशिश करें। जी डॉक्टर दिनेश, स्ट्रोक पर बात करने के लिए अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आइंदा हमारे पास आज वक्त थोड़ा सा कम है, आइंदा किसी हफ्ते इस मौजू पर हम ज़रूर बात करेंगे। आपका यहाँ आने के लिए, तमाम कॉलर्स के सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो नाज़रीन, फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।